अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या होता है ना, थ्रोम्बस बेसिकली हम क्या कहते हैं, जब ब्लड वेसल में हमारे पास जो है वो क्लॉट बनता है और वो लॉज हो जाता है ब्लड वेसल में, ठीक है, तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। अब वो अगर टूट जाएगा और वो दूसरी बॉडी के किसी और पार्ट में चला जाएगा तो उसको हम एम्बोलाई कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास इसमें ना विर्चॉफ ट्रायड आता है। ठीक है, विर्चॉफ ट्रायड में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होती है, मतलब ब्लड वेसल के एंडोथेलियम की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है, मतलब एब्डोमिनल फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट होता है। ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली क्या होता है ना, हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट में प्रोटीन सी का लेवल कम हो जाता है, प्रोटीन एस का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा एंटीथ्रोम्बिन 3 जो होता है इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि ये जो है बेसिकली हमारे पास क्लॉट को तोड़ने वाले फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका लेवल हमारे पास कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है उसमें क्लॉट बनेगा और हमारे पास जो है वो थ्रम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ब्रेक ऑफ ट्रायड हो गया, एज हो गया, मेलिग्नेंसीज हो गई, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री हो गई पेशेंट की। ठीक है, इसके अलावा हेरिडिटरी कोई कॉज हो सकती है, प्रोलॉन्ग अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसमें डीप वेन थ्रम्बोसिस हो सकती है। कोई कार्डिक डिजीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओबेसिटी, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी, ओरल कंट्रासेप्टिव कोई ले रहा है, एस्ट्रोजन यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उनमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे ना। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, आप देखो, सबसे पहले पेशेंट के काफ को अगर आप देखोगे ना, तो काफ में क्या होगा, 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो काफ उसका स्वेल हुआ होगा, ठीक है, उसमें रेडनेस होगी, ठीक है, स्वेल होगा, रेडनेस होगा और पेन होगी, स्वेल, रेडनेस एंड पेन। ठीक है, इसके अलावा आप जब एक्टिविटी करोगे तो ये और वर्स हो जाएगा और आराम करने से इससे सुकून मिलेगा। ठीक है, इस होता है ना, तो इसके लिए हम लोग दो बेसिकली साइंस चेक करते हैं, मतलब 2 टेस्ट होते हैं इसके लिए। एक ह्यूमन साइन होता है जिसमें बेसिकली आप काफ में पेन होता है जब आप एंकल को डॉर्सीफ्लेक्स करते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और साइन होता है जिसको हम कहते हैं मोसिस टेस्ट। ठीक है, मोसिस टेस्ट बेसिकली क्या होता है ना, कि जब आप काफ मसल को स्क्वीज़ करते हो ना तो बंदे को पेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ना इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, देखो, सबसे पहले हमारे पास ना, देखो, जब ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाएगा ना, ठीक है, डीप वेन ऑफ द काफ में, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो वापस पीछे की तरफ नहीं जाएगा, मतलब हार्ट की तरफ ऊपर दोबारा नहीं जाएगा, पाँव में ही फंस जाएगा। जब पाँव में फंस जाएगा तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फिलेग्मेशिया सिलो सिलो सिलाए सॉरी फिलेग्मेशिया सिलोराए डॉलन। ठीक है, कि वो वेन से वापस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारे पास वेन बंद है तो आर्टरी भी बंद होगी। ठीक है, तो अब आर्टरी बंद होगी तो हमारे पास नीचे की तरफ ब्लड भी नहीं आएगा, तो जिसको हम फिलेग्मेशिया क्यूलराई एल्बा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली वो क्लॉट टूटेगा तो वो लंग्स में भी जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, जिसको हम क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो ना डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की, ठीक है, तो एक आपका ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, जिसको आप जो है वो डॉप्लर एनालिसिस भी कहते हो। ठीक है, अब ये डॉप्लर एनालिसिस होता है ना, नॉन इन्वेसिव होता है। ठीक है, और दूसरा ये हमारे पास प्रॉक्सिमल जो हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है, जैसे फीमोरल वेन हो गई या पॉप्लेटियल वेन हो गई। ठीक है, अगर इसमें कोई थ्रोम्बाई बना हो तो उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो होते हैं बेसिकली ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कि मतलब जो परफॉर्म कर रहा होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड जो हमारे पास होती है वीनोग्राफी, हम डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम बेसिकली ना ये ऑब्वियसली इन्वेसिव होता है। ठीक है, और ये जो काफ की जो मेन वेन होती है ना उनके लिए होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो इम्पिडेंस प्लेथस्मोग्राफी भी करते हैं। ठीक है, इम्पिडेंस प्लेथस्मोग्राफी। ठीक है, अब इम्पिडेंस प्लेथस्मोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं ना, कि हम लोग जो वॉल्यूम का चेंज होता है, ठीक है, ठीक है, विथ
चेंज इन इम्पिडेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस के चेंज होने से वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पहले अगर ब्लड वेसल इतना था और उसके अंदर इतना बड़ा क्लॉट बना हुआ था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, ठीक है, तो वॉल्यूम भी हमारे पास जो है वो पीछे की तरफ ज़्यादा होगा और आगे की तरफ कम जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग डी डायमर टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए ना, देखो सबसे पहले हम जनरल मेजर्स लेते हैं। जनरल मेजर्स में क्या करते हैं, देखो हमने पेशेंट को बोलना है कि तुमने जो है ना वो एक्सरसाइज करनी है, मतलब मूवमेंट करानी है लिम्ब की, ठीक है, मतलब एक जगह पे खड़ा ही नहीं होना और इसके अलावा मूवमेंट करनी है, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट का ना वो होते हैं ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं। स्टॉकिंग्स बेसिकली ना ये जो बेसिकली हमारे घरों में जो नी कैप्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह एक स्टॉकिंग होती है जो आपके पूरे जो पैर है ना उस पर लगी होती है, ठीक है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, ग्रेजुएशन कंप्रेशन स्टॉकिंग, तो वो ऑब्वियसली आपके ब्लड को जो क्लॉट होने से रोकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेटिक कंप्रेशन जो है वो बूट होता है, ठीक है। वो ऑब्वियसली वो मैकेनिकल होता है, तो वो आपको आपके पाँव को ऐसे वो कंप्रेस रिलैक्स करता है, तो वो ऑब्वियसली क्लॉट नहीं बनता। इसके अलावा हमारे पास लिम्स को एलिवेट करना होता है ताकि ब्लड जो है वो वहाँ पे क्लॉट ना बन पाए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं मेडिकल जो आप मेजर्स करते हो ना, तो पुराने ज़माने में हम अनफ्रैक्शन हेपरिन यूज़ करते थे, ठीक है। और अब हम लोग जो है ना लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है। अच्छा, अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा फंड पेरिनेक्स वगैरह और वारफरिन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो अनफ्रैक्शन हेपरिन होता है ना, बेसिकली हम लोग एपीटीटी को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इसमें देने के बाद इसको एपीटीटी मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम कितना है, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू दी इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। और जो वारफरिन है ना वो आईएनआर के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम देखते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है ना उसको फर्स्ट अटैक आया है, ठीक है, और वो रिवर्सिबल भी है और कॉज भी हमें पता है, ठीक है, तो आपने उस केस में आपने क्या करना है, 3 से 6 मंथ के लिए आपने क्लॉटिंग जो वो है ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आपका जो है वो फर्स्ट अटैक है, ठीक है, लेकिन कॉज अननोन है, ठीक है, तो आपने 6 मंथ के लिए देना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट अटैक है या रिलैप्सिंग अटैक है और आपको कॉज भी नहीं पता और वो इरिवर्सिबल भी है, ठीक है, तो इन दैट केस आप कंटिन्यूस रखते हो अपनी जो आपकी वो होती है एंटीकोगुलेंट। फिर इसके बाद हम लोग थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टीप्लेज वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वगैरह जो होते हैं वो भी हम लोग देते हैं, टीपीए वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास सर्जिकल कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं ना, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ना एक तो आपका मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक कैथेटर लेते हो, ठीक है, इधर से लेके जाते हो और जो क्लॉट होता है बिल्कुल उसके सामने आप जो है यहाँ तक ले जाते हो, फिर बैलून को ब्लो कर देते हो, फिर बैलून इसको खींचते हो। जब खींचते हो तो ऑब्वियसली वो आपका क्लॉट भी पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप स्टंट लगा देते हो, वैसे खुल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो पल्मोनरी कोशिश करते हो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नहीं, कैसे बचाते हैं हम लोग, जो है ना इन्फीरियर वेंट्रिकल पे एक फ़िल्टर लगा देते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होता। अच्छा, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीवीटी की बात करते हैं, ठीक है। अब डीवीटी की प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है ना कि एक तो हमारे पास अगर ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो लो रिस्क पेशेंट है ना, तो मैकेनिकल आपने ट्रीटमेंट देनी है, एक्सरसाइज, स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन बूट्स वगैरह, ठीक है। और अगर हाई रिस्क पेशेंट या माइल्ड टू मॉडरेट टू हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें आपने जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी होती है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।